हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात की थी ओब्स्टैटिक हेमोरेज के बारे में, जो कि 3 कारणों की वजह से हो रही थी। जो सबसे पहला था हमारा अबॉर्शन, दूसरा था एंटीपार्टम जो कि 24 हफ्ते से लेके कब तक, डिलीवरी तक की ब्लीडिंग, और तीसरा जो कि है पोस्टपार्टम हेमोरेज जो हो रहा है हमारा डिलीवरी से लेके 6 या 12 हफ्ते तक। कुछ बुक्स में लिखा है 6 वीक्स, कुछ में लिखा है 12 वीक्स। ठीक है, तो अपन 12 वीक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देखेंगे हम पोस्टपार्टम हेमोरेज की, तो डेफिनेशन पहले बोलते थे लोग कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में 500 से ज़्यादा 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो और सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको पीपीएच की कैटेगरी में रखा जाता था। बट क्या है कि ऑपरेशन रूप में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अपन क्या मेज़र नहीं करने बैठेंगे या वेट नहीं करेंगे कि 500 ml हो फिर हम मैनेज करें। ठीक है, हम क्या डॉक्टर्स हैं, तो हमें क्या इंस्टेंट मैनेज करना पड़ता है। तो उसी के बाद में नई डेफिनेशन आई कि अगर कोई भी ब्लीडिंग जिसकी वजह से हीमेटोक्रिट मोर देन 10% फॉल कर जाए या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल 1% से कम हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएच। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, एनी ब्लीडिंग after delivery leads to fall of hematocrit by or more than 10%। ठीक है, या फिर और हीमोग्लोबिन कितना 1 ग्राम %, ठीक है, फॉल, तो इसको हम क्या पीपीएच बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या याद रखना है, हीमेटोक्रिट किससे 10% से ज़्यादा गिर रहा है और जो अपना हीमोग्लोबिन है वो 1 ग्राम % से कम हो रहा है। ठीक है, ये क्या है पीपीएच की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारा पीपीएच क्या दो उसमें डिवाइड करते हैं, प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। तो जो प्राइमरी पीपीएच होता है ना, वो हमारा रहता है डिलीवरी से फर्स्ट 24 आवर्स में अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्या प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। ब्लीडिंग इन फर्स्ट 24 आवर्स, इन फर्स्ट 24 आवर्स। सेकेंडरी क्या, ब्लीडिंग 24 आवर्स से लेके क्या 6 या फिर 12 हफ्ते, हम 12 हफ्ते लेके चलते हैं। ठीक है, 12 वीक्स। देखिए पीपीएच है ना, बहुत ही मेजर इशू है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का। इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन भी आया था जो कि हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब एक नहीं 2 क्वेश्चन आए थे एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ने बताया, तो जो पहला क्वेश्चन है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2030 तक कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करंट का रेशियो जानना ज़रूरी है कि करंट में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो इंडिया में अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 174 पर 1 लाख वुमेन्स। ठीक है, और ये हमारा एम है कि 2030 तक इसको 70 से भी कम कर दें। ठीक है, लेस देन 70। ठीक है, ये देख लेंगे करंटली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 174 पर 1 लाख। ठीक है, और आवर एम इज टू रिड्यूस MMR by less than 70 till 2030। ये हमारा एम है। हमारा एम तो ये रहना चाहिए कि एकदम ही एक भी माँ ना मरे ब्लीडिंग के चलते या फिर ऑब्स्टेटिक हेमोरेज के होते हुए। ठीक है, फिर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। और देखेंगे सबसे पहले कोज देखते हैं। तो देखिए जो प्राइमरी पीपीएच है ना, इसका जो मेजर कोज रहता है ना, ये रहता है हमारा एटोनिक यूट्रस, मोस्ट कॉमन कोज
एटोनिक यूट्रस। और सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज रहता है हमारा रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए देखते हैं कोजेस देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया मोस्ट कॉमन कोज क्या हमारा एटोनिक यूट्रस। ठीक है, दूसरा रिटेन्ड बिट ऑफ प्लेसेंटा, तीसरा ट्रोमा। तो देखिए फर्स्ट मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये है सेकंड मोस्ट कॉमन ट्रोमा। ठीक है, जो रिटेन्ड बिट्स है ना वो हमारा क्या मोस्ट कॉमन है किसमें, सेकेंडरी पीपीएच में। ठीक है, तो ये कोजेस है हमारे। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं हमारे, रिस्क फैक्टर्स, एक तो पहले कभी पीपीएच हुआ हो, प्रीवियस पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, या फिर काफ़ी एज्ड है, एडवांस एज। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, याद करिए दूसरी वीडियो में शायद मैंने बताया था मोर्बिडली अडहेर्ड प्लेसेंटा के बारे में, एक्रीटा इनक्रीटा परक्रीटा के बारे में। तो क्या वहाँ पे रिटेन बिट्स रह जा रहे थे, मोर्बिडली अडहेर्ड प्लेसेंटा, या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या फिर हमारा क्या एनीमिया। These are some risk factor for postpartum hemorrhage। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हीमोग्लोबिन कितना 1 ग्राम परसेंट से कम हो रहा है और हीमेटोक्रिट हमारा 10% से कम हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं हम। तो प्रिकॉशन हमारा क्या रहेगा कि जब भी अगर डिलीवरी हो रही हो तो जैसे ही शोल्डर बाहर आता है बेबी का तो हाथों हाथ 10 ग्राम इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटोसिन दे दे। ये हमारा क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहता है प्रिवेंशन में। ठीक है, तो हमारा क्या प्रिवेंशन में रहेगा 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर। और क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, जब भी हम प्लेसेंटा को अगर मतलब मैंने बताया था आपको कि जब भी प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो हम क्या उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं। तो ऑलवेज चेक इंटीग्रिटी ऑफ प्लेसेंटा, कोई रिटेन बिट्स तो नहीं है वहाँ पे। या फिर हम क्या कंट्रोल कोट्रैक्शन करें, क्योंकि अगर हम कंट्रोल कोट्रैक्शन नहीं कर रहे तो क्या चांसेस थे यूट्राइन इन्वर्जन के। ठीक है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग काफ़ी होती है, ब्लड लॉस काफ़ी होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट कि पीपीएच हो रहा है, अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रहता है ना एम कट, तो ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अकेले हैं ऑपरेशन रूम में तो सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट रिससिटेशन। ठीक है, 2 कैन्यूला लगाते हैं हम, 2 IV कैन्यूला। एक में हम क्या रिससिटेशन करेंगे, रिससिटेशन क्या इसमें हम क्या क्रिस्टलोइड्स इन्फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, इन्फ्यूजन ऑफ, बताइए कौन से नॉर्मली क्रिस्टलोइड होते हैं, इन्फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलोइड, RL क्या है, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन।
सबसे जो प्रेफरेबल रहता है वो हमारा क्या RL रहता है, ठीक है। रिससिटेशन कर दिया एक IV कैनुला से, अब दूसरे का काम क्या है, दूसरे हम क्या यूट्रोटोनिक्स देंगे जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएं। चलिए अगर अभी थोड़ा देखेंगे ना कि PPH हो क्यों रहा है, तो जब भी मतलब जो अपना वेसल्स रहती है ना वो क्या जिगजैग पैटर्न में रहती है। अब देखिए जो पेन है ये वेसल समझिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या जिगजैग पैटर्न के अंदर है ये वेसल। तो अगर टोनस नहीं होएगी इस यूट्रस में तो ये क्या फ्री है वेसल, ठीक है, इसमें से ब्लड निकलता रहेगा, ब्लीड करता रहेगा, ठीक है। तब हम यूट्रोटोनिक्स देंगे या फिर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा तो देखिए ये वेसल दब जाएगी, दबने की वजह से क्या ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यूट्रोटोनिक्स का ये काम रहता है। दूसरा कौन कौन से यूट्रोटोनिक्स यूज़ करेंगे, तो सबसे जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है ना वो हमारी रहती है ऑक्सीटोसिन। क्या यूनिट रहेगी 20 यूनिट्स, ठीक है। और क्या देंगे IV, ठीक है, IV इन्फ्यूज़न, ठीक है, IV फ्यूज़न। अब मान लो ऑक्सीटोसिन क्या जब भी इन्फ्यूज़ करवाते हैं तो हमें क्या इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है इसका ऑक्सीटोसिन का, बट हमें क्या रिजल्ट्स नहीं देख रहे, तो हम क्या चेंज कर देंगे मिथाइल एर्गोमेट्रिन, या फिर इसका दूसरा नाम है मिथर्जिन, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी ड्रग रहती है, बट ये क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों, ये अचानक से काफ़ी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करवाती है जिसकी वजह से जो वेसल्स में फ्लूइड था ना वो क्या हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने की वजह से जो पेशेंट रहते हैं ना जिसमें हार्ट डिजीज़ रहती है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो पेशेंट विद हार्ट डिफेक्ट्स या फिर हार्ट डिजीज़ उनके लिए क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारा ये है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो ट्विन प्रेगनेंसी में अगर पहला बच्चा बाहर आ गया, ठीक है, और आपने क्या मिथाइल एर्गोमेट्रिन दे दिया तो वहाँ पे क्या बच्चा फंस जाएगा, इसलिए हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है ट्विन प्रेगनेंसी में। मतलब ट्विन प्रेगनेंसी दोनों बच्चे डिलीवर हो जाएं उसके बाद दे दीजिए, बट एक बच्चा अंदर ही है और बाहर नहीं आया, ठीक है, दूसरा तब नहीं दे सकते। फिर अगर कार्ब ये भी हमारा मिथाइल एर्गोमेट्रिन भी काम नहीं कर रहा तो हम क्या मीज़ोप्रोस्टोल दे सकते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल इसकी डोज रहती है 1000 माइक्रोग्राम रेक्टली, ठीक है। मीज़ोप्रोस्टोल भी अगर काम नहीं कर रहा तो हम क्या कार्बोप्रोस्ट, ठीक है। कार्बोप्रोस्ट के हम 0.25 मिलीग्राम देते हैं, ठीक है, 0.25 मिलीग्राम इन एवरी 15 मिनट, और मैक्सिमम डोज कितनी 8 डोज, ठीक है, मैक्सिमम 8 डोज, ठीक है। चलिए ये भी काम नहीं किया तो उसके बाद क्या हम ट्राई करेंगे बैलून टेम्पोनाड की, बैलून टेम्पोनेड। तो एक बाकरी बैलून रहता है जिसको क्या हम इंसर्ट करते हैं और उसमें क्या नॉर्मल सलाइन भरेंगे, ठीक है, जो कि क्या सप्रेस करेगा यूट्राइन के वॉल के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम अगर बाकरी बैलून में कितना एनएस तुम डाल सकते हो वो क्या 500 ml रहता है, ये रहता है बाकरी बैलून में, बाकरी बैलून कितना 500 ml मैक्सिमम, ठीक है। और बैलून इससे भी टेम्पोनेट से भी काम नहीं हो रहा, ब्लीडिंग स्टिल हो रही है, तो क्या सर्जिकल मेथड पे आ जाएंगे अब, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे यूट्राइन कंप्रेशन सूचर देंगे। तो जो मोस्ट फेमस रहता है वो हमारा है बी लिंच,
ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये लेंगे, यहाँ से नीडल इंसर्ट करेंगे और बाहर से पीछे से लेके आएंगे वापस से ऐसा, और इसको खींच देंगे। जो बड़ा यूट्रस था, फ्लैबी यूट्रस था, वो अभी क्या कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेस होएगा, तो क्या वेसल्स हैं जो जिगजैग पैटर्न में क्या खुली हुई थी वो क्या अभी कंप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या ब्लीडिंग का चांस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, बीलिन सूचर या फिर डीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं। डीवेस्कुलराइजेशन प्रोसेस में क्या रहता है, 3 हमारी आर्टरीज रहती है जिसका हम क्या लाइगेशन करते हैं। यूट्राइन आर्टरी, याद रखना ये क्वेश्चन आया था, एक बार मैं बताऊंगा इसके बाद। ओवेरियन आर्टरी, तीसरी हमारी क्या है, इंटरनल इलियक, देखिए ओवेरियन आर्टरी का लाइगेशन कर देंगे। ठीक है, दूसरा का यूट्राइन आर्टरी का, और किसका, इंटरनल इलियक का, क्योंकि यही तीनों है क्या मोस्टली क्या सप्लाई कर रही हैं। और अगर पूछें कि यूनिलैटरल लाइगेशन करोगे या बाइलैटरल, तो यस बाइलैटरल, बाइलैटरल लाइगेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये आया था, 3 इन आर्टरी का नाम दिया था और एक कोई से उन्होंने डाल दी थी, जैसे कॉमन इलियक हो गई या दूसरी आर्टरी, तो पूछा था कौन सी डीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और इन सबसे भी अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो लास्ट में हमारा ऑप्शन आता है हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस का रिमूवल। ठीक है, तो ये हमारा क्या आज का टॉपिक था, पीपीएच, जो कि काफ़ी सीरियस इशू है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे एफएमजी 2023 में आए थे अब की बार। तो जो क्वेश्चन था, मोस्ट कॉमन डायरेक्ट कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, तो आप बता सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है हमारा, पीपीएच। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, आई होप आप इसको बता पाओगे, सोल्व कर पाओगे। प्रीमी ग्रेविडा एट 32 वीक्स विद टेंडर यूट्रस, फीटल हार्ट रेट नॉट पाल्पेबल, डायग्नोसिस क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया, रप्चर यूट्रस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या यूट्रस क्या था हमारा, नॉन टेंडर था, यानी पेन नहीं हो रहा था, वहाँ ब्लीडिंग में भी पेन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नॉन टेंडर था। रप्चर यूट्रस है तो ये इसमें क्या ड्रेस ही फील नहीं होएगा, सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये पूरा ये रप्चर यूट्रस अलग से बात करेंगे हम। पॉलीहाइड्रोएमनियोस, इसमें भी कोई टेंडर यूट्रस करके नहीं होता। अब्रेप्शो प्लेसेंटा, तो अब्रेप्शो प्लेसेंटा में हमारे क्या पेनफुल ब्लीडिंग हो गई थी। ठीक है, तो अब्रेप्शो प्लेसेंटा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने पोस्टपार्टम हेमोरेज के बारे में बात की। थैंक यू।